सवाल आता है व्हाट इज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन होता क्या है? और अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है, गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल्स में राइज देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज द राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और ये जो डेफिनेशन है इसमें दो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इसका मतलब क्या है? एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए अगर प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसे इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है, एक सस्टेन्ड टाइम पीरियड के लिए जब प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। और दूसरा जनरल प्राइस लेवल्स, कोई एक प्रोडक्ट है या 2 प्रोडक्ट्स हैं, उनके प्राइजेस में अगर इंक्रीज देखने को मिल रहा है तो उसे भी इन्फ्लेशन नहीं कहा जाता है। ओवरऑल इकोनॉमी में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनके प्राइस लेवल्स में इन जनरल जब इंक्रीज देखने को मिलता है, राइज देखने को मिलता है, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल, इन्फ्लेशन इज द राइज इन जनरल प्राइस लेवल्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। एक चीज़ और है कि जब भी इन्फ्लेशन देखने को मिलता है तब करेंसी की जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। परचेजिंग पावर में रिडक्शन देखने को मिलता है विद इन्फ्लेशन। और इसको कैसे समझें? मान लेते हैं कि कल तक 100 रुपये में 10 पैकेट बिस्किट्स को खरीदा जा सकता था, लेकिन आज इन्फ्लेशन की वजह से उसी 100 रुपये में सिर्फ 5 पैकेट बिस्किट्स को खरीदा जा सकता है। ये क्या हुआ? ये आपकी परचेजिंग पावर रिड्यूस हो गई। साफ साफ दिख रहा है ना कि कल तक 100 रुपये में 10 पैकेट्स को खरीदा जा सकता था, आज उसी 100 रुपये में सिर्फ 5 पैकेट्स को खरीदा जा सकता है। विच मीन्स कि इन्फ्लेशन के साथ साथ करेंसी की जो परचेजिंग पावर होती है उसमें भी रिडक्शन देखने को मिलता है। 2 चीज़ें, एक तो इन्फ्लेशन क्या होता है, जब भी किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। और दूसरा, जब भी इन्फ्लेशन आता है तो जो परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है। एक सवाल ये भी पूछा जाता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इन्फ्लेशन के बीच में क्या रिलेशनशिप है, और बड़ा इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है। ध्यान से सुनना, जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता ही मिलता है। और अगर आप इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने के लिए कोई पॉलिसी लाते हो तो जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिलता है। बहुत इंटरेस्टिंग रिलेशनशिप है, एक बार फिर से सुन लो, समझ लो। शॉर्टर रन में क्या होता है कि जब भी कोई इकोनॉमी ग्रो करती है तो उसमें इन्फ्लेशन देखने को मिलता ही मिलता है। और अगर आप इन्फ्लेशन को कम करने के लिए कोई भी पॉलिसी लेकर आते हो तो उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ रेट में डिक्लाइन भी देखने को मिलता है। लॉन्गर रन में अपने को क्या चाहिए? लॉन्गर रन में अपने को एक डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए। लॉन्गर रन में अपने को प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए। लॉन्गर रन में अपने को एक ऐसा रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए जिसके ऊपर ना तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े और ना ही प्रोड्यूसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े। फॉर एग्जाम्पल, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कंट्री के लिए इन्फ्लेशन टारगेट कितना रखा है? इन्फ्लेशन टारगेट रखा है 4% ±2%। इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का टारगेट कितना है? 2% से 6% के बीच में। मतलब अगर 2% से 6% के बीच में हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन का रेट है तो वो हमारे कंट्री के लिए डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन है। 2% से अगर कम है तो भी दिक्कत वाली बात है, 6% से अगर ज़्यादा है तो भी दिक्कत वाली बात है। बेसिक सिंपल तौर पे अपन क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि लॉन्गर रन में हमें एक डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए होता है, हमें प्राइस स्टेबिलिटी चाहिए होती है। आमतौर पे हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है? आमतौर पे हम क्या समझते हैं कि अगर प्राइजेज में गिरावट देखने को मिल रही है, प्राइजेज में कमी देखने को मिल रही है तो वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, ये अच्छी बात होती नहीं है। और क्यों नहीं होती है इसको भी एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं।
मान लेते हैं कि एक बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और क्वार्टर 1 में इस बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्राइस है मान लेते हैं वो है 100 रुपये। कितनी है? 100 रुपये। क्वार्टर 2 में इसी सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइसेस को एक बार फिर से देखा गया और मान लेते हैं कि इसकी प्राइस आई 104 रुपये। कितनी आई? 104 रुपये। मतलब 4% का इन्फ्लेशन देखने को मिला। मान लेते हैं कि क्वार्टर 3 में सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस आई मान लेते हैं 1000 रुपये। अब मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। हालांकि इतना रैपिडली इन्फ्लेशन इंक्रीज करता नहीं है, लेकिन अपन एग्जांपल ले रहे हैं। अब इतना अगर रैपिड इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन में तो कंज्यूमर तो बेचारा मर जाएगा, कंज्यूमर की तो कमर टूट जाएगी, कंज्यूमर तो चीज़ों को अफोर्ड कर ही नहीं पाएगा। जो करेंसी की परचेजिंग पावर है वो तो एकदम से रिड्यूस हो जाएगी। और ये तो हमारा बहुत सिंपल एग्जाम्पल है। हम प्राइस ले रहे हैं सिर्फ 100 रुपये और बढ़ा रहे हैं सिर्फ 1000 रुपये तक। सोच के देखो, जब ओवरऑल इकोनॉमी में सभी गुड्स एंड सर्विसेज के लिए एक बहुत रैपिड इंक्रीज देखने को मिलेगा इन्फ्लेशन में, तो कंज्यूमर की बेचारे की तो कमर टूट जाएगी, बिकॉज जो परचेजिंग पावर है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। मतलब अगर एक लिमिट से ज़्यादा इन्फ्लेशन है तो उसका बहुत ज़्यादा नुकसान होता है कंज्यूमर को, बिकॉज जो परचेजिंग पावर है वो एकदम से रिड्यूस हो जाती है। लेकिन उल्टा भी ठीक नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं कि सेम बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है और क्वार्टर 1 में उसकी प्राइस थी 100 रुपये। क्वार्टर 2 में जो प्राइस है वो मान लेते हैं घट के हो गई सिर्फ 60 रुपये। अब कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देख रहे हो तो आपको क्या लगेगा? क्या अच्छी बात है, कल तक जो चीज़ें 100 रुपये में मिलती थी अब वो 60 में मिल रही हैं। लेकिन इसी को प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के देखो, प्रोड्यूसर की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो एकदम से खत्म हो गई, वो एकदम से कम हो गई। और अगर प्रोड्यूसर की प्रॉफिटेबिलिटी खत्म हो जाएगी तो वो क्या करेगा? वो प्रोडक्शन को कम करेगा, वो प्रोडक्शन को घटाएगा। अगर प्रोडक्शन को घटाएगा तो जॉब्स को हटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, जॉब्स को कट करना पड़ेगा, कुछ लोगों को निकालना पड़ेगा। और अगर जॉब्स को कट किया जाएगा तो इकोनॉमी में क्या देखने को मिलेगा? अनएम्प्लॉयमेंट देखने को मिलेगा। और किसी भी इकोनॉमी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, तो वो अच्छी बात है या खराब बात है? वो खराब बात है। विच मीन्स कि अगर इन्फ्लेशन एक लिमिट से ज़्यादा कम भी हो जाए तो भी दिक्कत वाली बात है, बिकॉज फिर इसका नुकसान होता है प्रोड्यूसर को, जो कि इवेंचुअली अनएम्प्लॉयमेंट में रिजल्ट करता है। हमें लॉन्गर रन में एक डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, एक ऐसी रेट जिस पे ना तो कंज्यूमर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े और ना ही प्रोड्यूसर्स के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन पड़े। हमें चाहिए प्राइस स्टेबिलिटी, हमें चाहिए एक डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन। बहुत सिंपल सी बातचीत है। इन्फ्लेशन क्या होता है और हमें क्यों डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, होपफुली आपको ये समझ में आया होगा। और अगर आपको ये समझ में आया है तो आगे चल के बहुत सारे टर्म्स हैं, जैसे डिसइन्फ्लेशन है, जैसे डीफ्लेशन है, जैसे रीफ्लेशन है, और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमें क्यों डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए, तो आपको बाकी सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके फॉर श्योर पूछ लेना। फिर इसके बाद एक टर्म है रेट ऑफ इन्फ्लेशन, और रेट ऑफ इन्फ्लेशन नाम से ही क्लियर है, परसेंटेज। बेसिकली एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स में कितना परसेंटेज चेंज देखने को मिल रहा है, कितना रेट ऑफ चेंज देखने को मिल रहा है, उससे बुलाया जाता है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल कि कोई बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, उसका प्राइस था 100 रुपये, बढ़ के इस बास्केट का प्राइस हो गया 104 रुपये। ये जो 4% है ये क्या है? ये है रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स के टर्म्स में, और ये जो प्राइस इंडेक्स है ये क्या होता है? ये भी बेसिकली परसेंटेज है। क्या होता है इसमें कि एक बेस ईयर होता है, बेस ईयर में बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्राइजेस थी उनको कंपेयर किया जाता है करंट ईयर की बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की जो भी प्राइजेस हैं उससे। मतलब बेस ईयर में हमने एक बास्केट ली गुड्स एंड सर्विसेज की, और बेस ईयर में इसकी जो भी प्राइस थी उसको नोटिस किया। इसी बास्केट की जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी करंट ईयर में जो भी प्राइजेस हैं, इन दोनों प्राइजेस को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कितना परसेंटेज चेंज आया।
ये जो परसेंटेज चेंज है इसको कहा जाता है प्राइस इंडेक्स। क्या कहा जाता है? प्राइस इंडेक्स। बेस ईयर कितना है? 2011-12 है। इसके बारे में अपन आगे चलते हुए डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना समझो कि इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स के टर्म्स में। और प्राइस इंडेक्स क्या होता है? बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बेस ईयर में जो था उसी सेम बास्केट का प्राइस करंट ईयर में कितना है, दोनों को कंपेयर किया जाता है और जितना भी परसेंटेज चेंज होता है उसे बुलाया जाता है प्राइस इंडेक्स। और दो तरीके के प्राइस इंडेक्स चलते हैं, एक है होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। 2014 तक इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे कंट्री में होलसेल प्राइस इंडेक्स को यूज किया जाता था। 2014 के बाद से आरबीआई ने इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को यूज करने की शुरुआत कर दी है। ये होलसेल प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड क्या होता है, इस सब के बारे में अपन पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे, समझेंगे इसी चैप्टर में। फिलहाल के लिए जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको ध्यान में बिठाओ। एक तो अपन ने क्या देखा, इन्फ्लेशन क्या होता है, दोबारा से देख लेते हैं। जब किसी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, तो उसे कहा जाता है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन के दौरान परचेजिंग पावर में रिडक्शन देखने को मिलता है। लॉन्गर रन में हमें एक डिजायरेबल रेट ऑफ इन्फ्लेशन चाहिए। रेट ऑफ इन्फ्लेशन क्या होता है? बेसिकली परसेंटेज चेंज, द रेट ऑफ चेंज इन द एवरेज प्राइस ऑफ प्रोडक्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इज नोन एज रेट ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को मेजर किया जाता है प्राइस इंडेक्स के टर्म्स में। जो भी बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है उसका बेस ईयर में प्राइस कितना था और करंट ईयर में प्राइस कितना है, इन दोनों को कंपेयर किया जाता है और देखा जाता है कि कितना परसेंटेज चेंज आया। इसी को कहा जाता है प्राइस इंडेक्स। दो प्राइस इंडेक्स चलते हैं, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स, 2014 तक इसी को यूज किया जाता था इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए, लेकिन 2014 के बाद से इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए हमारे कंट्री में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड को यूज किया जाता है। और ये होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कंबाइंड, ये सारी चीजें क्या हैं, इनके बारे में अपन पढ़ेंगे इसी चैप्टर में आगे चलते हुए। फिर इसके बाद बात आती है टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन के बारे में। और ये जो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन अपन पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं कॉज वाइज। कॉज वाइज इन्फ्लेशन के कौन कौन से टाइप्स हैं? एक है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और तीसरा है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। देखो, कॉज वाइज इन्फ्लेशन के तीन टाइप्स हैं। कौन कौन से? डिमांड पुल इन्फ्लेशन, कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन और स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है? नाम से ही क्लियर है। जब डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से प्राइजेज में इंक्रीज देखने को मिले तो ऐसे इन्फ्लेशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अवेलेबल सप्लाई के ऊपर, सेम सप्लाई के ऊपर डिमांड में इंक्रीज देखने की वजह से, डिमांड में इंक्रीज होने की वजह से जब प्राइस के लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है तो ऐसे इन्फ्लेशन को कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं कि पूरे इकोनॉमी में गुड्स के नाम पे सिर्फ 10 पेन बनाए जाते हैं। कितने पेन बनाए जाते हैं? 10 पेन बनाए जाते हैं। और आज की डेट में ये जो 10 पेन है इसकी कॉस्ट क्या है? एक पेन को 10 रुपए में बेचा जाता है। लेकिन रातों रात डिमांड बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई पेन्स की, तो अब जो बेचने वाला आदमी है वो क्या बोलेगा कि मैं एक पेन को 100 रुपए में बेचूंगा, जो 100 रुपए देगा उसको पेन मिल जाएगा, अदरवाइज जाओ अपने घर पे। तो ये जो डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से, अवेलेबल सप्लाई के ऊपर डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से प्राइजेस में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है, इसको बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के रीजंस क्या हो सकते हैं? नाइव तौर पे, बच्चों के तौर पे अगर बोलें तो रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन क्रक्स क्या है? देखो, डिमांड आप कब करोगे? जब आपके हाथ में पैसा होगा, जब आपके हाथ में मनी होगी। भाई, हम सब फरारी खरीदना चाहते हैं लेकिन पैसा नहीं है, इच्छा है मन में, इच्छा से क्या होता है, इकोनॉमी में कुछ नहीं हो रहा। लेकिन अगर हम सबके पास में इतना पैसा आ जाए कि हम सब फरारी को अफोर्ड कर पाएं और फरारी की डिमांड करें,
अब डिमांड करने की वजह से फरारी के प्राइस लेवल्स में जो इंक्रीज देखने को मिलेगा वो कैसा इन्फ्लेशन होगा, वो होगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, एक्यूरेट एग्जाम्पल नहीं है, लेकिन आप चीज़ों को समझने के लिए कि जब अवेलेबल सप्लाई पे डिमांड इंक्रीज हो जाए, डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है उस इन्फ्लेशन को बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? जब लोगों के पास में पैसा आ जाए। इसको और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, या और सिंपल लैंग्वेज में बोलें तो जब लोगों के पास में डिस्पोजेबल इनकम इंक्रीज हो जाती है, जब लोगों के पास में खर्च करने के लिए ज़्यादा पैसा आ जाता है तो लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, और उस डिमांड के बढ़ने की वजह से प्राइस लेवल्स में जो इंक्रीज देखने को मिलता है उसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। व्हेन टू मच मनी इज चेजिंग टू फ्यू गुड्स, कि जो सप्लाई है वो तो लिमिटेड है, वो कम है, लेकिन पैसा ज़्यादा आने की वजह से लोग डिमांड ज़्यादा कर रहे हैं और उसकी वजह से प्राइसेस बढ़ रही हैं, इसको बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे रीज़न क्या है? मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। एक बार फिर से देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सीड्स द अवेलेबल सप्लाई। जब अवेलेबल सप्लाई के ऊपर, सेम सप्लाई के ऊपर डिमांड इंक्रीज हो जाए, उस डिमांड के बढ़ने की वजह से जब प्राइस लेवल्स में इंक्रीज देखने को मिलता है तो उसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और ये डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्यों होता है? बिकॉज इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई होती है। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, जैसे गवर्नमेंट अपने स्पेंडिंग्स को बढ़ा दे। गवर्नमेंट का मन हुआ कि गवर्नमेंट ने बोला कि जो भी लोग मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको कल तक दिन के 500 रुपये मिल रहे थे, अब हम 3000 रुपये देंगे। लोग मनरेगा में काम करेंगे, दिन के 3000 रुपये मिलेंगे, ज़्यादा रुपये मिलेंगे, तो ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे गुड्स की, सर्विसेज की? बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा करेंगे। और ज़्यादा डिमांड करने की वजह से जो प्राइजेज में इंक्रीज देखने को मिलेगा उसको बुलाया जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या फिर गवर्नमेंट की इच्छा हो गई कि देश में जितने भी हाईवेज हैं उनको एकदम प्रॉपर बनाया जाएगा, और इन हाईवेज के कंस्ट्रक्शन में जो भी लोग काम करेंगे उनको 5000 रुपये दिन का दिया जाएगा। गवर्नमेंट स्पेंडिंग करना चाह रही है। अब लोगों को अगर दिन का 5000 रुपया मिलेगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा डिमांड करेंगे। या गवर्नमेंट की इच्छा हो गई कि जितने भी लोग अनएम्प्लॉयड हैं उनको हम अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे और वो भी देंगे 30,000 रुपये। अब सरकार की तरफ से 30,000 रुपये मिलेंगे, आप जेब में रख के घूमोगे या गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करोगे? बट ऑब्वियसली बात है गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड करोगे। ये बहुत वेग एग्जांपल्स ले रहे हैं अपन चीज़ों को समझने के लिए, लेकिन हाँ, इन जनरल अगर गवर्नमेंट की स्पेंडिंग्स इंक्रीज हो जाएं तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। और इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज होने का मतलब क्या है? कि लोगों के पास में पैसा ज़्यादा है खर्च करने के लिए, और जब लोगों के पास में ज़्यादा पैसा होगा खर्च करने के लिए तो वो ज़्यादा डिमांड करेंगे, और डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से जो इन्फ्लेशन आता है उसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। या फिर प्राइवेट स्पेंडिंग्स इंक्रीज हो गई हैं, या फिर लोअर सेविंग रेट्स ऑफ हाउस होल्ड्स। ये जो हाउस होल्ड्स हैं ये डिसाइड करें कि अब हम पैसे को सेव नहीं करेंगे, खर्च करेंगे। पहले हाउस होल्ड्स थे जो ये कह रहे थे, मान लेते हैं कि जितनी भी सैलरी है उसका 80% हम सेव करके घर में रखेंगे, लेकिन अब कुछ इकोनॉमी में ऐसा बदला कि लोग बोल रहे हैं कि हम सेविंग नहीं करेंगे, सारा पैसा खर्च करेंगे। ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे विच मीन्स कि गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड बढ़ेगी, उस डिमांड के बढ़ने की वजह से जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा उसे बुलाया जाएगा डिमांड पुल इन्फ्लेशन। सरकार टैक्स रिडक्शन कर दे, सरकार मेहरबान हो जाए और बोले कि आज से किसी भी सिटीजन से कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं किया जाएगा, मतलब अब लोगों के हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी, और जब डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा होगी तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है ज़्यादा डिमांड करेंगे। या फिर बैंक क्रेडिट में इंक्रीज हो गया, बैंक मेहरबान हो गया और बैंक ने बोला कि फ्री में लोन बांटेंगे हम, तो खूब लोन लेके जाओ। अब लोगों के पास में ज़्यादा लोन का पैसा आएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई, लोगों के पास में ज़्यादा पैसा है तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे या कम डिमांड करेंगे? बट ऑब्वियसली बात है गुड्स एंड सर्विसेज की ज़्यादा डिमांड करेंगे, और इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन आएगा वो कौन सा है? डिमांड पुल इन्फ्लेशन।
या फिर डेप्रीशिएशन इन द लोकल एक्सचेंज वैल्यू, लोकल एक्सचेंज वैल्यू में डेप्रीशिएशन आ जाए। और अगर ये डेप्रीशिएशन आपको समझ में नहीं आता है तो वेट करो कुछ लेक्चर्स का, डेप्रीशिएशन क्या होता है, लोकल एक्सचेंज वैल्यू क्या होती है, इस सब के बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, वहाँ आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। लेकिन हाँ, अगर लोकल एक्सचेंज वैल्यू में डेप्रीशिएशन आ जाए तो उसकी वजह से भी मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, और अगर मनी सप्लाई इंक्रीज हो गई तो लोग के हाथ में ज़्यादा पैसा होगा, ज़्यादा पैसा होगा तो लोग ज़्यादा डिमांड करेंगे, ज़्यादा डिमांड करेंगे तो जो प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, उसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मैं इतना जोर देके इन चीज़ों को बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं बिकॉज इसमें से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें इकोनॉमी की आपको समझ में आ जाएंगी। तो इसको एक बार में दिमाग में बिठाना, नाम से ही क्लियर है, डिमांड पुल इन्फ्लेशन। अवेलेबल सप्लाई के ऊपर जब डिमांड इंक्रीज हो जाए तो उसकी वजह से जो प्राइजेस में इंक्रीज देखने को मिलता है, जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उसे बुलाया जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। ये समझना तो इजी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझना क्या है कि ये जो डिमांड पुल इन्फ्लेशन है ये क्यों होता है। ये तब होता है जब इकोनॉमी में मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाती है, जब लोगों के हाथ में ज़्यादा पैसा आता है, लोगों के हाथ में ज़्यादा डिस्पोजेबल इनकम होती है, तो उस पैसे से लोग ज़्यादा डिमांड्स करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज की, और डिमांड करेंगे तो प्राइस में इंक्रीज देखने को मिलेगा, उसी को बोला जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और मनी सप्लाई का इंक्रीज होना इकोनॉमी में किन रीजंस की वजह से हो सकता है, बहुत सारे रीजंस, जैसे प्राइवेट स्पेंडिंग्स में इंक्रीज, गवर्नमेंट स्पेंडिंग्स में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, या फिर हाउस होल्ड्स की जो सेविंग्स रेट्स है वो लोअर हो गई हैं, टैक्स में रिडक्शन कर दिया सरकार ने, या बैंक खूब सारा लोन बांट रहा है, या लोकल एक्सचेंज वैल्यू में डेप्रिसिएशन देखने को मिल रहा है। बहुत सिंपल, डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, होपफुली आपको समझ में आया होगा। फिर इसके बाद बात आती है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, जिसको सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है, और ये भी नाम से क्लियर है, सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में किसी भी रीजन की वजह से इंक्रीज देखने को मिले, गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है उसमें अगर किसी भी रीजन की वजह से इंक्रीज देखने को मिलेगा, तो प्रोड्यूसर इस इंक्रीज को अपने कंधे पे तो लेगा नहीं, प्रोड्यूसर तो सिंपली इस इंक्रीज को ट्रांसफर कर देगा कंज्यूमर्स के लिए। मतलब कंज्यूमर्स के लिए जो प्राइस है उसमें राइज देखने को मिलेगा। ये जो राइज है, ये जो इन्फ्लेशन है, इसको कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, इसको कहा जाता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। देखो बहुत सिंपल, एक हमने बात की डिमांड पुल इन्फ्लेशन के बारे में। डिमांड पुल इन्फ्लेशन क्या होता है, जब डिमांड के इंक्रीज होने की वजह से प्राइजेस में राइज देखने को मिले, इन्फ्लेशन देखने को मिले, तो उसे कहा जाता है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। और डिमांड पुल इन्फ्लेशन के पीछे प्राइमरी रीजन क्या होता है, इकोनॉमी में मनी सप्लाई का इंक्रीज होना। और दूसरा है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, या जिसे सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और ये भी नाम से क्लियर है, जब सप्लाई साइड में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो, और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के इंक्रीज होने की वजह से जब प्राइजेस में राइज देखने को मिलता है, तो उसे कहा जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसे कहा जाता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। और ये जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज देखने को मिल रहा है, इसके पीछे बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। जैसे क्रूड ऑयल है, ओपेक कंट्रीज से हम खूब सारा क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। अब रातों रात ओपेक कंट्रीज ने बोला कि हम क्रूड ऑयल के प्राइजेस को बढ़ा रहे हैं। क्रूड ऑयल से जितने भी गुड्स बनते हैं या क्रूड ऑयल पे जितनी भी सर्विसेज डिपेंडेंट हैं, उनके प्राइजेस भी ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे। ये जो इन्फ्लेशन है इसे कहा जाएगा कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है इसे कहा जाएगा सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। या फिर एग्रीकल्चर के केस में कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाए, जैसे ड्राउट्स आ गए, या जैसे रेनफॉल में कुछ गड़बड़ हो गई और उसकी वजह से एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन अच्छा नहीं हुआ। फॉर एग्जाम्पल वीट्स की पैदावार अच्छी नहीं हुई। अब वीट के ऊपर जितने भी प्रोडक्ट्स डिपेंडेंट हैं उनकी सप्लाई में प्रॉब्लम आ जाएगी, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगी, और इस कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में इंक्रीज होने की वजह से जो प्राइजेस में राइज देखने को मिलेगा उसे बुलाया जाता है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, उसे बुलाया जाता है सप्लाई शॉक इन्फ्लेशन। फिर एक तीसरा इन्फ्लेशन है, कौन सा, स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है इसे बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी बुलाया जाता है, और ये भी नाम से क्लियर है। स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का मतलब क्या है, जब इकोनॉमी में कोई स्ट्रक्चरल डेफिशिएंसीज देखने को मिले
तो उसकी वजह से जो प्राइस राइज फेस करने को पड़ता है, जो इन्फ्लेशन देखने को मिलता है, उसे कहा जाता है स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन। फॉर एग्जाम्पल, एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी पुअर है, आपने एग्रीकल्चर में सफिशिएंट मॉडर्नाइजेशन नहीं किया है, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी हद से ज़्यादा पुअर है। प्रोडक्टिविटी अगर कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन अगर कम होगा तो बट ऑब्वियस सी बात है कि प्राइसेस में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ये जो इंक्रीज है ये कैसा है, ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन का पार्ट है। इनएफिशिएंट डिस्ट्रीब्यूशन है या स्टोरेज की फैसिलिटीज़ हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में कोल्ड स्टोर्स की बहुत कमी है, और कोल्ड स्टोर्स की कमी होने की वजह से खूब सारा एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हमारा खराब हो जाता है। अब क्योंकि कोल्ड स्टोर्स नहीं है, प्रॉब्लम एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन की नहीं है, बट सफिशिएंट स्टोरेज फैसिलिटीज़ नहीं है, उसकी वजह से नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान की वजह से जो प्राइसेस में राइज देखने को मिलेगा अल्टीमेटली, वो कैसा इन्फ्लेशन होगा, वो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होगा, या जैसे पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। और ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है। आप रातों रात एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को नहीं बढ़ा सकते हो, आप रातों रात इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट नहीं कर सकते हो, आप रातों रात स्टोरेज की फैसिलिटीज़ को क्रिएट नहीं कर सकते हो। आपको मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे और उनमें टाइम लगता है। तो ये जो स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन होता है ये यूजुअली लॉन्ग टर्म होता है, इसको बॉटल नेक इन्फ्लेशन भी कहा जाता है। और ये तीनों इन्फ्लेशन, खासकर डिमांड पुल इन्फ्लेशन और कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, ये दोनों अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हैं। होपफुली आपको ये दोनों समझ में आए होंगे और आपको ये स्ट्रक्चरल इन्फ्लेशन भी समझ में आया होगा। फिर एक इन्फ्लेशन है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, जिसे बुलाया जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। बेसिकली ये एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे वर्कर्स जो हैं वो राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हायर वेजेस की डिमांड करते हैं। और जब वर्कर्स के लिए हायर वेजेस दिए जाएंगे तो जो बिजनेसमैन है वो अपनी जेब से तो देगा नहीं, वो क्या करेगा, वो सिंपली जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइसेस को इंक्रीज कर देगा। बर्डन किसके ऊपर पड़ेगा, कंज्यूमर के ऊपर पड़ेगा। ये जो प्राइस राइज हुआ इसकी वजह से जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा इसे बुलाया जाता है बिल्ट इन इन्फ्लेशन, इसे बुलाया जाता है वेज प्राइस स्पाइरल। मतलब डिमांड में कोई फर्क नहीं आया, सप्लाई में कोई फर्क नहीं आया, बट हाँ एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। सिचुएशन क्या है कि वर्कर्स ने राइजिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हायर वेजेस की डिमांड करी, इकोनॉमी में वेजेस को बढ़ाया गया। लेकिन ये जो वेजेस बढ़ाए गए ये अल्टीमेटली बिजनेसमैन अपने कंधे पे नहीं लेगा, बिजनेसमैन जो है वो इसको ट्रांसफर कर देगा कंज्यूमर को। बेसिकली जो प्राइसेस हैं उनको इंक्रीज कर देगा, और इस प्राइस राइज की वजह से जो इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा उसे बुलाया जाएगा बिल्ट इन इन्फ्लेशन या फिर वेज प्राइस स्पाइरल। अच्छा, ये तो सिंपल सी चीज़ें। फिर इसके बाद टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन रेट वाइज भी होते हैं। ये जो अभी अपन ने पढ़े ये थे कॉज वाइज इन्फ्लेशन, और ये अपने आप में इंपॉर्टेंट है। फिर इसके बाद रेट वाइज टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन है, और ये बहुत सिंपल से हैं। एक होता है क्रीपिंग इन्फ्लेशन, दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन, तीसरा होता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन, और चौथा होता है हाइपर इन्फ्लेशन। और सारे ही नाम से क्लियर हैं। जैसे क्रीपिंग इन्फ्लेशन ये बेसिकली लो इन्फ्लेशन होता है, ये माइल्ड इन्फ्लेशन होता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन में जो इन्फ्लेशन का रेट होता है वो बेहद लो होता है, लगभग 2 से 3% का इन्फ्लेशन का रेट होता है। ये जो क्रीपिंग इन्फ्लेशन है ये मैनेजेबल होता है। इनफैक्ट क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो है वो इकोनॉमी के लिए अच्छा कंसिडर किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कंट्री में जो इन्फ्लेशन का टारगेट है वो कितना है, 4% ±2%। मतलब ये जो हमारा इन्फ्लेशन का टारगेट है वो भी कहीं इस क्रीपिंग इन्फ्लेशन वाली कैटेगरी में ही लाई करता है। क्रीपिंग इन्फ्लेशन नाम से ही रेंगता हुआ इन्फ्लेशन है, एक तरीके से लो इन्फ्लेशन है, बहुत माइल्ड इन्फ्लेशन है, ऐसा इन्फ्लेशन है जो कि इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड है। फिर इसके बाद दूसरा होता है वॉकिंग इन्फ्लेशन या फिर ट्रॉटिंग इन्फ्लेशन। ये भी नाम से क्लियर है कि जो इन्फ्लेशन की रेट है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज़्यादा है। रेट कितनी है, 3 से 10% के बीच में है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वार्निंग साइन है कि भाई इन्फ्लेशन थोड़ा थोड़ा आपका बढ़ रहा है, क्रीपिंग इन्फ्लेशन के लेवल को क्रॉस कर गया है, इसको मैनेज करो, इसको ध्यान में रखो। अगर नहीं मैनेज किया तो दिक्कत आ जाएगी, तो फिर गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ जाएगा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन क्या होता है,
हॉपिंग इन्फ्लेशन। गैलोपिंग इन्फ्लेशन को जंपिंग इन्फ्लेशन या रनिंग इन्फ्लेशन भी बुलाते हैं। जब इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, जब इन्फ्लेशन की रेट 10 से 50% के बीच में हो, तो उसे बुलाया जाता है गैलोपिंग इन्फ्लेशन। और अभी अपन ने पढ़ा है कि अगर इतना हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन होगा तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। कंज्यूमर्स की जो परचेजिंग पावर है वो एकदम से ख़त्म हो जाएगी, बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाएगी। और अगर गैलोपिंग इन्फ्लेशन से भी ज़्यादा सीवियर इन्फ्लेशन हो जाए तो उसे बुलाया जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। इट इज़ एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हों, मोर देन 50% पर मंथ हों, तो उसे कहा जाता है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन के केस में जो करेंसी की वैल्यू है, जो परचेजिंग पावर है, वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाती है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि कोई एक प्रोडक्ट होता है और उसको खरीदने के लिए सभी लोगों के पास में लाखों करोड़ों रुपए हैं। मतलब जो करेंसी की वैल्यू है वो नेग्लिजिबल हो जाती है और मनी सप्लाई इकोनॉमी में हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है इस हाइपर इन्फ्लेशन के केस में। बड़ा सिंपल, क्रीपिंग इन्फ्लेशन जो कि लो इन्फ्लेशन होता है, माइल्ड इन्फ्लेशन होता है, मैनेजेबल होता है, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छा होता है, 2 से 3% के बीच में वेरी करता है। फिर वॉकिंग इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का जो लेवल है वो क्रीपिंग इन्फ्लेशन से थोड़ा सा ऊपर चला जाता है और रेट 3 से 10% के बीच में होता है। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाँ वार्निंग साइन है कि भाई ध्यान में रखो, इन्फ्लेशन आपका थोड़ा इंक्रीज कर रहा है, अगर मैनेज नहीं करोगे तो गैलोपिंग इन्फ्लेशन आ जाएगा, तो जंपिंग इन्फ्लेशन आ जाएगा, रनिंग इन्फ्लेशन आ जाएगा। गैलोपिंग इन्फ्लेशन मतलब वेरी हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन, 10 से 50% के बीच में, और ये दिक्कत वाली बात है। और अगर इसको भी मैनेज नहीं किया गया तो आ जाती है सिचुएशन हाइपर इन्फ्लेशन वाली, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन की रेट बहुत ज़्यादा हाई हो, मोर देन 50% पर मंथ हो। हाइपर इन्फ्लेशन वाली सिचुएशन में वैल्यू ऑफ करेंसी ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है और मनी सप्लाई हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। ये जो हाइपर इन्फ्लेशन है ये जर्मनी में देखने को मिला 1920s में, हंगरी में देखने को मिला 1946 में, जिम्बाब्वे में देखने को मिला 2004 से लेकर 2009 के बीच में, वेनेजुएला में देखने को मिला 2019 में। ये एग्जाम्पल्स हैं, याद रख लेना। फिर एक छोटा सा टॉपिक और है कि हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए कुछ कंट्रीज़ ने नए करेंसीज़ को इंट्रोड्यूस किया। हालांकि हाइपर इन्फ्लेशन को टैकल करने का ये कोई बहुत अच्छा मेथड नहीं है, लेकिन जब सरकार के बीच में कोई रास्ता नहीं बचता है तो सरकार फिर कुछ ना कुछ करने की कोशिश करती है। ईरान की गवर्नमेंट ने किया ये। ईरान की गवर्नमेंट ने 2020 में अपनी जो नेशनल करेंसी है उसको चेंज कर दिया। उनके यहाँ पे नेशनल करेंसी हुआ करती थी रियाल, उसको बदल के क्या कर दिया गया, टोमन कर दिया गया। और एक टोमन की वैल्यू कितनी थी, 10,000 रियाल्स के बराबर। ये बहुत हाइपोथेटिकल सी कोशिश है हाइपर इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की, कंटेन करने की। लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बच रहा है तो सरकार ये सब ट्राई करने की कोशिश कर रही है कि करेंसी को ही चेंज कर दिया और क्या बोल दिया कि ये जो नया एक टोमन है ये 10,000 रियाल्स के बराबर है। एक और डिनोमिनेशन चलता है वहाँ पे जिसको बोलते हैं गैरन, और एक टोमन जो है वो 100 गैरन्स के बराबर होता है। 2023 में जिम्बाब्वे ने एक गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। जिम्बाब्वे में हाइपर इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, इनस्टेबलाइजेशन की प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी, तो जिम्बाब्वे ने भी कोशिश की, क्या लेकर आए, गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी। मतलब ये जो डिजिटल करेंसी थी इसकी वैल्यू को गोल्ड से टाई कर दिया गया। मतलब अगर आप डिजिटल करेंसी को, इस डिजिटल करेंसी को प्रोड्यूस करोगे, जिम्बाब्वे अगर प्रोड्यूस करेगा तो उसको बैक करने के लिए गोल्ड रखेगा। और ये जो डिजिटल करेंसी थी इसको कंट्री की करेंसी या अदर करेंसी से खरीदा जा सकता था, बेचा जा सकता था। हालांकि ये कोई बहुत फ्रूटफुल तरीके नहीं है हाइपर इन्फ्लेशन से डील करने के लिए, लेकिन जब कोई रास्ता नहीं बचता है तो सरकार कुछ भी करने की कोशिश करती है। तो एग्जाम्पल के तौर पे याद रख लो कि हाइपर इन्फ्लेशन से डील करने के लिए कुछ गवर्नमेंट्स ने नए करेंसीज को भी इंट्रोड्यूस किया है। जैसे ईरान की गवर्नमेंट ने 2020 में टोमन को इंट्रोड्यूस किया और 2023 में जिम्बाब्वे ने गोल्ड बैक्ड डिजिटल करेंसी को लॉन्च किया। और इसके साथ आज की अपनी बातचीत ख़त्म हो गई। ये आज दिवाली वाले दिन मैं इसको शूट कर रहा हूँ तो खूब सारे पटाखे वटाखे चले हैं, तो हो सकता है आवाज़ आई हो। वैसे मैंने कोशिश की है कि ऐसे एनवायरनमेंट में शूट करूँ जहाँ पे कम से कम आवाज़ आए। अगर आवाज़ आई हो तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। ईजी सेशन था लेकिन इम्पॉर्टेंट है।
अगर इसके कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आ गए तो आगे की चीज़ें आपके लिए रिलेटिवली ईजी रहेंगी और इकोनॉमी में बहुत सारा यूज़ होता है इनका। कोई भी डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।